होमवर्क से कभी मत भागिएगा, हम बार बार ये बोल रहे हैं। तकलीफ़ होता है तो होने दीजिए, यही आपको एक दिन कामयाबी दिलाएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कुछ लोग आपको इज्जत करेंगे घर में, परिवार में, समाज में, तो उसका वजह यही सब होगा, आज का मेहनत आपका। कह रहे 5 सदस्य के एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रत्येक सदस्य को समान मात्रा की आवश्यकता होती है। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों के अनुपस्थिति के कारण उनकी चावल की खपत 5:3 के अनुपात में कमी हुई। देखिए आपका एक लिखा हुआ है, खपत का कमी का रेशियो दिया हुआ है, मतलब पहले खपत 5 यूनिट होता होगा तो अब 3 यूनिट होता है। देखिए क्या रहता है, किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्य चले गए बाहर घूमने के लिए, तो जाहिर सी बात है पहले जितना घर में चावल बनता था उससे कम ही बनेगा, क्योंकि कुछ लोग बाहर चले गए हैं। तो कह रहे किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्य जो है एब्सेंट हो गए, जिसके कारण उनकी चावल की जो खपत है 5:3 में कमी हो गई। मतलब पहले अगर 5 केजी चावल बनता होगा घर में, तो उस दिन 3 केजी ही बनाया गया, यानी 2 केजी चावल कम बना, इसलिए क्योंकि उस दिन कुछ एब्सेंट थे लोग। अब देखो ध्यान दो, कह रहा है उस दिन परिवार के अनुपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उस दिन परिवार में कितने लोग एब्सेंट थे। रेशियो क्या चीज़ का दिया हुआ है, खपत का। खपत में 5:3 कमी। निश्चित राशि दिया हुआ है 5 सदस्य, कितने सदस्य एब्सेंट थे, यानी संख्या निश्चित राशि के रूप में दिया हुआ है और पूछा भी जा रहा है संख्या से संबंधित। रेशियो हमको दिख रहा है खपत का, क्या बात है, और कुछ इसके अलावा तो प्रश्न में दिख नहीं रहा, यानी कहीं ना कहीं 5:3 में ही कुछ और लॉजिक होगा। तो देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। यही इस क्वेश्चन का समझने वाला बात था। कहने का मतलब ये हुआ कि सब लोग समान मात्रा में चावल की खपत करते हैं, यही कहना चाह रहा है कि प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, सबको उतना ही चावल चाहिए। छोटू वाला है तो वो 1 केजी चावल खाता है, मोटू है वो भी 1 केजी चावल खाता है, जो पतला है वो भी 1 केजी चावल खाता है, ऐसा है, मतलब सब लोग समाने खाते हैं। तो ऐसा है, हमको संख्या का अगर रेशियो निकालना है तो देखो 5 केजी पहले खपत होता था, तो हर एक सदस्य समान मात्रा में खपत करता होगा। तो एक सदस्य होगा 1 यूनिट, 2 सदस्य होगा 2 यूनिट, 3 सदस्य होगा तो 3 यूनिट, 4 सदस्य होगा तो 4 यूनिट, 5 सदस्य होगा तो 5 यूनिट। माने जितने लोग हैं उतना ही उनका खपत भी होगा, नहीं होगा? सबका खपत क्या है, सेम है। तो जितना एक का खपत होगा उतना ही हर एक लोग का होगा। तो 1 सदस्य तो 2 सदस्य तो उतना ही खपत, 3 सदस्य तो उतना ही खपत, 4 सदस्य तो उतना ही खपत। यानी कि ये जो खपत का रेशियो दिया है 5:3, यही कहीं ना कहीं इनका सदस्य की संख्या का भी अनुपात होगा। हम बोले ये कि 1 सदस्य होगा तो 1 केजी का खपत होगा, तो सबको 1-1 लगना चाहिए। तो 5 सदस्य होगा तो कितना केजी, 5 केजी। 5 केजी आप बोल रहे हैं, 5 केजी खपत, सदस्य तब कितने हो गए, 5। माने जितना खपत उतना ही सदस्य, आप बोल रहे हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो खपत का रेशियो होगा वही सदस्य के संख्या का इनका रेशियो होगा। तो अब बड़ा आसान हो गया, अब तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं रह गया। टोटल परिवार में सदस्य हैं कितने, 5, उसमें से कुछ एब्सेंट हुए, कितने एब्सेंट हुए बताएंगे। तो पहले रेशियो में देखो कितने थे, 5, हो गए कितने, 3। अब परिवार में टोटल पहले सदस्य कितने हैं, 5। तो 5 का तुलना 5 से अभी का संख्या निकालना है तो 3 से गुना, और कितने कम हुए वो निकालना है तो कैसे गुना। क्या ऐसा हुआ भाई, 5 है कि कुछ और होगा, वो 15 शायद है क्या, शायद 15 होगा, 3 दूनी 6, 15 होगा।
15 सदस्यों के एक परिवार के कितना हो जाएगा? 6। देखिए कह रहा है कोई धन 2, 7, 9 के अनुपात में पी क्यू आर में बांटी जानी है। पी और क्यू के भागों का योग आर के बराबर है। अच्छा, नंबर सिस्टम में यूनिवर्सल ट्रूथ का बहुत सारा चीज़ काम में आता है। वैसे यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित यहाँ भी दिया हुआ है। कह रहा है कोई धनराशि 2:7:9 के अनुपात में है। पी क्यू और आर में बांटी जानी है, यानी कि पी को 2 मिलेगा, क्यू को 7 मिलेगा और आर को 9 यूनिट मिलेगा। ऐसा कह रहा है पी और क्यू के भागों का योग, पी और क्यू के भागों का जो योग होगा वो आर के भाग के बराबर होगा। पी और क्यू के भाग का योग कितना होगा? 9। और आर के योग के क्या कह रहा है? वो तो है ही नहीं है, नहीं है। हम बोले आपका नाम सीता है, आप सीता हैं तो सीता है, गलत क्या बोले? तो कह रहा है कि पी और क्यू के भागों का योग जो है आर के योग के बराबर है, आर के हिस्से के बराबर है। तो पी और क्यू का हिस्सा हो जाएगा 7 × 2 9 और कह रहा है कि आर के बराबर है। वो तो है ही। इस क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ बात हुआ, इसमें कोई एक्स्ट्रा बात बोलने का बात ही नहीं। ये तो है ही, ये तो सत्य है इस क्वेश्चन के लिए। ये नया क्या बोला? वो तो है ही है। अब कह रहा है कि पी और क्यू के भागों का अंतर कितना है, पी और क्यू के भाग में कितने का अंतर है। ऑप्शन दिया है 7, 14, 21, यानी निश्चित राशि के रूप में आंसर पूछा जा रहा है। हम आपको बोले थे कि प्रश्न में 2 तरीके से प्रश्न आपसे किया जाता है, एक निश्चित राशि के रूप में और दूसरा अनुपातिक राशि के रूप में। तो जब कभी भी प्रश्न अनुपातिक राशि के रूप में किया जाए तो वैसे स्थिति में निश्चित राशि से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि निश्चित राशि से लेना देना नहीं है तो उसका हम यूज़ करके आंसर नहीं निकाल सकते हैं। हम दिए गए प्रश्न में अनुपातिक मान से भी हल करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि प्रश्न में निश्चित राशि के रूप में पूछा जाए तो वैसे स्थिति में प्रश्न में निश्चित राशि का दिया होना ज़रूरी है, अन्यथा हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि निश्चित राशि का अपना कोई न कोई यूनिट होता है। तो जब तक प्रश्न में किसी पार्टिकुलर यूनिट के बारे में दिया नहीं रहेगा तो हम उस पार्टिकुलर यूनिट के बारे में कैसे बता देंगे। जब बोलेगा कि 10 गो गाय है तो हम गाय के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, 20 गो बकरा है तो बकरा के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, 50 गो रुपया है तो रुपया के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और हमसे कुछ बोला ही नहीं गया, न रुपया के बारे में, न बकरा के बारे में, न गाय के बारे में, न भैंस के बारे में, तो हम लोग नहीं ना बता पाएंगे। इसीलिए जब निश्चित राशि पूछेगा तो निश्चित राशि भी दिया होना चाहिए। यहाँ आपसे पूछ रहा है पी और क्यू के भाग का अंतर कितना, ये बताइए। प्रश्न में निश्चित राशि पूछ रहा है और कहीं निश्चित राशि दिख रहा है? बोलो, नहीं दिख रहा है। तो हम आपसे फिर से वही सवाल करेंगे जो अक्सर कर चुके हैं कि आपके पास 5 गो गधा है, 10 गो घोड़ा है, 5 गो बैल है, बताइए टोटल कै गो ऊँट होगा? तो बोले कै गो ऊँट होगा? जोड़ रहा है सब, जोड़ के बताओ। 10 गो हाथी है, 10 गो ऊँट है, 10 गो बैल है, बताओ टोटल कै गो भैंस है? मतलब उसके बारे में जिक्र ही नहीं हुआ है। तो जिस चीज़ के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया उसके बारे में हम लोग ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं। तो हम सीधे बोलेंगे आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। करे कक्षा के 2 विभाग ए और बी है। यदि विभाग बी के 10 छात्र ए में स्थानांतरित हो जाते हैं तो विभाग ए की संख्या विभाग की 3 गुनी होगी। चलिए तरीका नंबर 1 कर देते हैं। मान लेते हैं कि ए सेक्शन में विद्यार्थियों की कुल संख्या ए है, बी सेक्शन में विद्यार्थियों की कुल संख्या बी है। ठीक है यहाँ तक? अब क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है यदि विभाग बी के
जिसमें बी विद्यार्थी है, 10 छात्र ए में चले जाएंगे, तो भाई सीधा सी बात है बी में टोटल विद्यार्थी बी है और 10 को उसमें से उठ करके ए में चलाएंगे, तो ए में तो है टोटल विद्यार्थी ए, और 10 को आएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें 10 को बढ़ेगा और इसमें क्या होगा, 10 घटेगा, नहीं घटेगा। तो अब तो इनके बीच कुछ रिलेशन भी होगा, तो विभाग ए की संख्या बी की 3 गुनी हो जाती है। ए जो है बी का 3 गुना हो गया है, तो क्यों नहीं इसको भी 3 से गुना कर दे कि हो जाए दोनों आपस में बराबर। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि a + 10 = 3b - 30। a बराबर 3b - 40 होगा ना। दूसरा कंडीशन लिखा हुआ है कि यदि 10 छात्र ए से बी में जाएंगे तब बराबर हो जाएगा। यदि ये सेकंड कंडीशन आपका दिया हुआ है, दूसरे शर्त के हिसाब से कह रहा है कि यदि 10 छात्र विभाग ए से बी में अगर जाएंगे तो ए में तो विद्यार्थी टोटल ए है, बी में विद्यार्थी टोटल चूँकि बी है, और कह रहा है कि अगर 10 गो ए से बी में जाता तो 10 गो ए से बी में जाएगा तो ए में 10 गो घटेगा और बी में 10 गो बढ़ेगा, तो अब इनके बीच कुछ न कुछ रिलेशन होगा। तो कह रहा है कि दोनों विभाग की संख्या क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये जो है बराबर हो जाएगा। क्लास 10th में है ही ये क्वेश्चन आपका। तो a बराबर b + 20 होगा ना। दोनों को बराबर कर लेते हैं तो b का मान निकल जाएगा। वैसे हमको चाहिए क्या, a और b दोनों ही चाहिए, तो कोई बात नहीं, इन दोनों को हम लोग बराबर कर लेंगे। तो b + 20 = 3b - 40। a बराबर दोनों बराबर कर लिए हम, ये भी है ये भी है, तो इधर हो जाएगा 2b बराबर 60, तो b बराबर 30, तो b बराबर 30 हो गया। तो a बराबर कैसे निकलेगा, कहीं भी रख दीजिए। b बराबर 30 तो a बराबर 30 और 20 50, यानी कि 5:, a और b के छात्रों की संख्या पूछ रहा है 5:3। थोड़ा सा और टाइम ख़राब कर लें और क्या। हम तो सोचे कि इसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पिछला बैच में बता दिए तो आप लोग देख भी सकते थे। देखते हैं मान करके, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, तो ज़्यादा रखना पड़ेगा यदि विभाग बी के 10 छात्र। चलिए इसको 30 मान लेते हैं। कह रहा है यदि विभाग बी के 10 छात्र ए में स्थानांतरित हो जाए तो 10 एकरा में से चल जाएगा, तो बचेगा कितना। तो कह रहा है कि विभाग ए की संख्या बी की जो है 3 गुनी होगा। 3 गुना होने का मतलब कितना हो जाना चाहिए, इसका मतलब पहले कितना रहा होगा 50। नहीं रहा होगा, हालांकि यहाँ से भी आंसर आ जाता 5:3।
छोड़ दो, वो हम नहीं दिखाना चाह रहे, हम जो दिखाना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। यानी हम मान लेते हैं अब कि 50 गो विद्यार्थी ए में थे और 30 गो विद्यार्थी बी में थे। ऐसे तो आंसर ला ही सकते थे, आंसर लाने का नहीं, अब दूसरा तरीका लगाना है यहाँ पे। देखो कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से कह रहा है कि यदि 10 छात्र बी से ए में चला जाएगा तो इधर हो जाएगा 60, इधर हो जाएगा 20, यानी कि 3:1, 3 गुना हो रहा है ना। किंतु यदि 10 छात्र विभाग ए से बी में जाएंगे तो 10 छात्र ए से बी में जाएंगे तो इधर हो जाएगा 40 और इधर भी हो जाएगा 40, यानी आपस में कौन सी हो जाएगा, बराबर बराबर, है ना। तो यहाँ ध्यान क्या देना है ये समझिए। यहाँ देखिए 50 से हो गया 40, कितने का अंतर आ रहा है, इधर हो रहा है 30 से हो गया 40, इधर कितने का अंतर हो रहा है, 10 हो रहा है ना। यहाँ अंतर देखिए तो टोटल कितने का है, और यहाँ तो बराबर हो गया है ना। हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें ये बोला गया था कि जब 10 गो बी से ए में जाएगा तो ए की संख्या बी का 3 गुना हो जाएगा, और जब ए से 10 गो बी में जाएगा तो ये दोनों हो जाएगा आपस में। खैर कोई बात नहीं है, बी से ए में जाए चाहे ए से बी में जाए, विद्यार्थी की संख्या कब बढ़ेगा, ए से बी में जाने के वक्त कि बी से ए में आने वक्त। जब इधर से इधर जाएगा तब विद्यार्थी बढ़ेंगे कि इधर से इधर आएंगे तब बढ़ेंगे, विद्यार्थी की संख्या कब बढ़ेगा। अरे इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर आओ, संख्या तो बराबर ही रहेगा ना, कुल संख्या। तो यहाँ देखो टोटल कितना है 4 और यहाँ 2, तो सबसे पहले बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब दोनों जगह बराबर हो गया। प्रश्न के हिसाब से जो अंतर आना चाहिए वो टोटल हमारा अंतर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, और यहाँ देखिए 3 से हो रहा है 2 और 1 से हो रहा है 2, कितने का अंतर। आपसे अगर पूछेगा कि ए में विद्यार्थियों की संख्या कितना है तो कितना से गुना, और बी में पूछेगा तो 1 से, यानी 20 आई 60 आई 20 से कम। यहाँ से भी चल सकते थे, इससे भी चल सकते हैं, रुक जाइए। अब एक बात बताइए, ए में 60 हो रहा है, बी में 20 हो रहा है, तो ए में 60 हो रहा है कब, देखो ये 3 हुआ है और ये 1 हुआ है, कोई जादू टोना से 3-1 हुआ है। 3:1 में बटा है कब, जब बी के 10 छात्र ए में हो रहे हैं तब, यानी कि इसमें बी में 10 गो कमा होगा और ए में 10 गो बढ़ा होगा। तो इसका मतलब शुरू में ए और बी में कितना रहा होगा, देखो जब बी से 10 गो ए में गया तब 3:1 में हो गया। 3:1 होने का मतलब ए में 60 गो हो गया और बी में 20 गो हो गया। ऐसा कब हुआ, जब बी से 10 छात्र ए में आया है, तो इसका मतलब पहले बी में कितना रहा होगा 30 और इसके पास कितना रहा होगा, चलो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सीखने के लिहाज से हम थोड़ा बताते हैं, लेकिन सॉल्यूशन देख करके मत छापना। ऐसा नहीं कि हम आपको दें और आगे आप क्या करें कि बाकी बचा हुआ चीज़ पिछला वीडियो देखे और छाप दिए, वैसा मत कीजिएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीखने के लिहाज से। करा ए सी के समानुपाती है एवं बी सी के समानुपाती है। ए जो है सी का समानुपाती है और बी जो है सी का समानुपाती है।
हालांकि हम चाहें तो लिख सकते हैं और भी दोनों समानुपाती है सी का, लेकिन कोई ऑप्शन के हिसाब से हमको इसका ज़रूरत नहीं दिख रहा, तो हम माथा पेची भी नहीं करेंगे। ये ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्या ये गलत है, क्या ये गलत है, क्या ये गलत है, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसे गलत साबित होगा, पहले वहाँ पे जाएंगे, उस स्टेज पे जाना चाहेंगे तब ना पता चलेगा कि गलत है कि सही है। अब सुनिए, आपको एक बात बताया गया था कि ये जो है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, समानुपाती का चिन्ह है वो, तो उसको अगर हमको रिप्लेस करना होगा तो उसके बदले में दो चीज़ आएगा। क्या क्या आएगा? बराबर और कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, है कि नहीं। तो मतलब इसके लिए हम जब चाहें तब लिखेंगे ए बराबर और कांस्टेंट और सी, ठीक है। चलिए इसको कांस्टेंट 1 मान लीजिए, इसको हम लिखेंगे बी और बराबर और एक कोई कांस्टेंट और सी। होगा कि नहीं होगा? ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो बराबर और कांस्टेंट आएगा ना, तो एक कांस्टेंट K1 मान लिए, वो K2 मान लिए। देखिए ध्यान दीजिए, कांस्टेंट अलग अलग मानने से भी सेम भी मानते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो सबसे पहला बोल रहा है कि अगर a प्लस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी का, तो हमको देखना पड़ेगा ए और बी आपस में समानुपाती है कि नहीं सी का। आप बोलेंगे सर ऐसा काहे लाएं, तो देखो ये अनुपात है, समानुपात मतलब अनुपात है, इनको आपस में जोड़ या घटा हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन में बुलाए हैं। अब ये क्या हुआ कि एक इक्वेशन बन गया है, साइन ऑफ इक्वेशन लगा लिए ना हम लोग, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर फिलहाल इसको आप 1 मान सकते हैं, आप इसको 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ही ये। अब देखो सबसे पहले हमको देखना है कि ए और बी समानुपाती हो रहे कि नहीं हो रहे सी के। देखो कितना अच्छा सुंदर सा ऑप्शन दिया हुआ है पहला, तो a प्लस बी, तो हम जोड़ेंगे तो ना पता चलेगा। देखो एक इक्वेशन है a बराबर K1 इंटू सी और दूसरा इक्वेशन है b बराबर K2 इंटू सी, तो हम इसको जोड़ के देखते हैं दोनों को, तो a प्लस बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो LHS में हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस, RHS में क्या मिलेगा बोलो, अरे बोलो, c इंटू K1 प्लस, कोई दिक्कत। अब ज़रा ध्यान देना, सी है, कोई मान होगा सी का, कोई अपना वैल्यू होगा। ये तो है कांस्टेंट टर्म, K1 क्या है कांस्टेंट और K1 K2 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट मिल करके तो कांस्टेंट ही वो रहे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म होगा, या इसको चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा लेफ़्ट राइट कर लेते हैं। देखिए कोई दिक्कत हुआ ऐसा कर दिए तो बात तो सेम ही हुआ, यानी कि बराबर और कांस्टेंट इंटू सी, है ना। एक बात बताओ, सुनो इधर ध्यान दो, लिखा है a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, तो इसको हटाएंगे तो हमारे पास बराबर और कांस्टेंट आएगा, है ना। अब मान लीजिए कि नहीं होता है, ऐसा है, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, एक बदले हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ए समानुपाती है, बोलेंगे ना, वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बराबर है और फिर एक कांस्टेंट लगा हुआ है, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या है सी, मतलब a प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी। ये तो राइट ऑप्शन हो गया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अरे ये तो सही हुआ, ये तो नहीं मारेंगे, है ना, ऐसा हो सकता है ना, ये हो सकता है, तो ये ऑप्शन को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस पर टिक नहीं लगाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन है a माइनस बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, तो हम a माइनस बी करेंगे तब पता चलेगा। तो देखो हम करते हैं a माइनस बी, तो जब a माइनस बी हम लोग करेंगे तो हमारे पास देखो क्या मिलेगा, c तो कॉमन हो गया, K1 माइनस K2, यही मिलेगा ना। अब यहाँ फिर से एक बार ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम इधर भेज दें। कांस्टेंट में से कांस्टेंट कुछ घटाइएगा तो कांस्टेंट मिलेगा, अरे आम में से आम घटाइएगा तो महुआ मिल जाएगा, आम में मिलेगा।
तो यहाँ भी कुछ अगर घटाएंगे कांस्टेंट में से दूसरा कांस्टेंट को घटाएंगे तो कांस्टेंट मिलेगा, जो मिले कुछ भी आवे लेकिन आएगा तो कांस्टेंट घट के। तो यहाँ बराबर और कांस्टेंट को हटा करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, और क्या भेजा तो मामला फंस रहा है, हो रहा है ना या गड़बड़ नहीं हो रहा है। कह रहा है कि ए माइनस बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सी, हमको मिल रहा है ए माइनस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी। अब अगला ऑप्शन है अंडर रूट ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। तो ये ऑप्शन आपको जांच के लिए आज छोड़ेंगे, ये आपको जांचना है, ठीक है। नहीं जांचिएगा, वीडियो नहीं देखिएगा पूरा, नहीं कि देख लिया और छाप दी, ऐसा नहीं। आप इसको जांच के देखिएगा कि आप कैसे जांचेंगे इसको। चलिए ध्यान दीजिए, ए बी और सी के जायदाद में 3/2, 5/2, 4, तो 8/2 बोल देते हैं। क्या बताओ, वही ना हुआ। हम देख रहे थे, हम सोच रहे थे काश वहाँ भी बट्टा में 2 आ जाता तो ठीक रहता, तो नहीं आया तो सोचे कि 8/2 कर लो। अब इससे क्या फ़ायदा हो कि कट जाएगा, यानी 3:5:8। कह रहा है कि एबीसी के जायदाद 3:5:8 के अनुपात में है। कह रहा है सी ने अपने जायदाद का 1/3 भाग ए को बेच दिया। सी जो है अपने जायदाद का 1/3, अभी भी दिक्कत है, काम करो ना, इसको 24 बना दो, उसका 1/3 निकालना अच्छा रहेगा। नहीं आप लोग टेंशन में आ रहे थे। 8 3 का मैंने 3 से गुना कर दिए तो 3 5 15, 3 3 का 9। अनुपात के प्रत्येक टर्म से हम लोग अपने ज़रूरत के मुताबिक गुना कर सकते हैं, किसी भी संख्या से सिवाय 0 को छोड़कर। तो हमने 8 को 3 से गुना कर दिया क्योंकि हमको ज़रूरत था, तो सबको 3 से गुना कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी रेशियो वही है। करे सी अपने जायदाद का 1/3 भाग ए को बेच दिया, तो सी अपने जायदाद का 1/3 भाग ए को बेच दिया, ए ने 96 हेक्टेयर बी को बेच दिया। अब यदि ए बी सी के पास तीनों के पास बराबर जायदाद रह जाता है, यानी 1:1:1। सी अपने जायदाद का कुछ हिस्सा ए को बेचेगा, ए इतना हेक्टेयर बी को बेचेगा, मतलब आपस में ही लेन देन हो रहा है ना। तो जब आपस में ही लेन देन होगा तो योगफल सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं 15 9 24 दूनी 48 और यहाँ टोटल हो रहा है 3, तो इसको 16 से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है तो नहीं देख लिया जाए, क्योंकि पिछले बार भी क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले लिया था। करा ए ने 96 हेक्टेयर बी को बेच दिया, निश्चित राशि में यही दिख रहा है, ए ने 96 हेक्टेयर बी को बेचा है। सी अपने जायदाद का 1/3 भाग ए को बेच दिया। सी अपने जायदाद का 1/3 भाग ए को बेच दिया, 8 भाग बेचा है ना, 8 हिस्सा, तथा ए ने 96 हेक्टेयर बी को बेच दिया। आओ बी से चलो, सबसे बढ़िया है बी से चलते हैं। देखो देखो ध्यान दो, क्लास के बाद जिनको अगर 1/3 वाला लेकर के बनाना होगा पूछ लेना, हम बता देंगे। अभी जो दिमाग में आ गया उसको हम बता दे रहे हैं, सुन लो।
सी ए को बेचा है ना, तो सी के पास घटेगा, ए के पास बढ़ेगा। लेकिन 1/3 वो निश्चित राशि नहीं है, तो सी वाला और ए वाला मामला हटा दो। ध्यान दो, ए क्या कर रहा है, ए ने 96 हेक्टेयर बी को बेचा है, तो ए ने 96 हेक्टेयर बी को बेचा है, तो फिर से ए का 96 हेक्टेयर कम हुआ, लेकिन बी के पास 96 हेक्टेयर बढ़ा होगा, है ना। बी सिर्फ एक ही जगह से ले रहा है, वो ए है, बाकी सी ए को बेचा है ना, और ए भी अपना बी को बेचा है। ए जो है सी से ख़रीदा भी है और ए बेचा भी है, तो ए और सी का तो लफड़ा है कम और ज़्यादा का। लेकिन देखो बी के बारे में बोला गया है कि ए ने 96 हेक्टेयर बी को बेचा है, तो बी जो है सिर्फ 96 हेक्टेयर खरीदा है, वो और किसी से ना लिया है और ना ही दिया है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि बी के पास सिर्फ 96 हेक्टेयर बड़ा होगा, और यहाँ देखो 15 से हो गया 16, कितना बढ़ा। कह रहा ए बी सी तीनों के पास बराबर ज़्यादा रह जाए, तो पहले तीनों के पास कितने हेक्टेयर जायदाद थी, पहले शुरुआत में तो ए के पास इतना था, बी के पास इतना था, सी के पास इतना था। बाद में ना ये लोग वही 1/3 और 96 हेक्टेयर ये सब बेचे हैं। तो ए का निकालना है तो कैसे गुना, और बी का तो 15 से, और सी का तो, समझ में आया बात। चलो एक यही क्वेश्चन बता के आज छोड़ देंगे, और 74 नंबर शायद हम आप लोग को बता चुके हैं। एक टाइप था उसी में बताए थे, देख लेना, 2 क्वेश्चन वहाँ लगातार था, बताए होंगे। एक तो हाईकोर्ट असिस्टेंट 2023 में सेम एज इट इज़ पूछ दिया 150, जिसका आंसर था, आप देख लेना, नहीं बताए होंगे तो फिर से बता देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, लड़का और लड़की का कोई ग्रुप है, उसमें से 15 लड़की ग्रुप छोड़ करके चली गई। लड़का और लड़की का एक ग्रुप है, इसमें से 15 लड़की छोड़ करके चल गई, फिर भी तो कुछ बची होगी ना, इधर लड़का बचे होंगे, इधर कुछ लड़की बची होगी, 15 को हटाइए दीजिए तब वो कह रहा है। उसके बाद जो लड़का और लड़की का अनुपात होगा वो 2:1 होगा। सीखो, ध्यान दो, ध्यान दो, लड़का और लड़की का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। लड़का 2 यूनिट, लड़की 1 यूनिट, यानी कि लड़के की संख्या लड़की का डबल हो रहा है। ऐसा कब हो रहा है, जब इसमें से 15 लड़की, अभी काउंट हम नहीं किए, तब 15 को साइड में भी रखे, है कि नहीं। 15 लोग को हटा दिए लड़की लोग को, मैं बोला एक काम करो भाई 15 लड़की इधर खड़ी हो जाओ, अब लड़का लड़की का हम अनुपात देखते हैं, तो पता चला 2:1। ये देखो अभी 15 का तो हिसाब किताब नहीं है, जो बचे हुए हैं उनका हम बता रहे हैं कि 2:1 में है। ये लोग 15 को साइड में खड़े किए हैं। अब कह रहा है कि अब एक काम करते हैं, 45 लड़के को ग्रुप से बाहर करेंगे। क्या करेंगे, दिल से दिमाग से सोचो। पहले तो हम 15 को हटा दिए, तो बचे होंगे कौन, लड़का और लड़की। 15 लड़की छोड़ दिया जाए तब। अब हम बोले एक काम करो ना भाई, जो बचे हुए हैं ना लड़का लड़की, इसमें से 45 को लड़का अगर हम हटा देंगे ना, तो लड़का और लड़की का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:5। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा फिर से सवाल कि सर हम लोग पहले से तो लड़का और लड़की थे, 15 को तो छोड़िए ना, आप उधर वेटिंग में वो लोग को बैठाएं अलग बात है, लेकिन हम लोग तो लड़का और लड़की थे, इसमें से आप लड़का को हटा दिए 45 को, तो 45 लड़का कम हो गया होगा, जो लड़की बैठल थी वो कम होगा। जितना लड़कियां बैठल थी लोग उतना तो रहेगी ना, तो लड़की सेम रहना चाहिए। तो लड़की को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब सुनो ध्यान दो, कह रहा है प्रश्न में 45 को लड़का गया है, यानी कि 45 को लड़का कम हुआ होगा। यहाँ देखिए लड़का था कितना, 10 हो गया 1, कितना कम हो रहा है, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। प्रारंभ में लड़की की संख्या, तो देखिए प्रारंभ में लड़की की संख्या निकालना, तो कैसे गुना, तो 9 से 5, 5 5। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 25 लड़की आ रही है, ये 25 लड़की कौन सी लड़की है, 15 जो बाहर बैठाए थे है ना, उसके बाद जो बची हुई थी वो है ना। तो हम बोलेंगे टोटल लड़की प्रारंभ में कितनी थी, तो बताओ कितना होगा, क्योंकि 15 बाहर भी थी। समझ में आया बात, कि एक्स मान के बता दे।
चलो एक्स में भी बहुत सारे उपाय हैं, और हमको एगो एक्स में दिख रहा है अभी उपाय, वही उपाय लगाते हैं। देखो माना कि बॉय की संख्या बी है और गर्ल की संख्या जी है, भयानक एक्स बना देते हैं। देखो करे एक ग्रुप में लड़का और लड़की के 15 गो लड़की ग्रुप छोड़ कर चल जाए, तो 15 गो लड़की चल जाएगी, ये शुरू में है भाई, शुरू में, तो शुरू में टोटल हो जाएंगे विद्यार्थी इतना ही ना। अरे बी गो लड़का है, जी गो लड़की है, तो टोटल विद्यार्थी बी प्लस जी न होंगे। अब आओ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर ग्रुप में से 15 लड़की चला जाए तो लड़की बचेगी कितनी, जी माइनस, और लड़का कितना बचेगा। तो अब जो है लड़का का संख्या लड़कियों की संख्या से डबल हो जाएगा, लड़का का संख्या लड़कियों की संख्या से डबल हो जाएगा, तो क्यों ना इसको भी गुना 2 कर दे, तो हो जाएगा दोनों आपस में बराबर। दूसरा कंडीशन करे कि बाद में जब 45 लड़के चले जाएंगे, तो 45 लड़के चल जाएंगे तो हो जाएंगे b माइनस 45। तो यह अनुपात इतना हो जाता है। तो 45 लड़के चले जाएंगे और लड़की ऑलरेडी 15 चल गई है, तो लड़की है कितना, g माइनस 15, लड़की तो g माइनस 15 ही है ना। तो अब जो है यह अनुपात हो जाएगा 1:5। हल कर लीजिएगा। तो चलिए आज इतना ही रहेगा।